नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर लाभदायक एवं हानिकारक दोनों है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ओजोन, सी ऑक्सीजन या डी नाइट्रोजन। तो आंसर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर लाभदायक एवं हानिकारक दोनों है। और लाभदायक किस लिए है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि सभी हरे पौधे एवं घास वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं और उत्सर्जित करते हैं क्या? ऑक्सीजन। और जीवन का आधार यही ऑक्सीजन गैस ही है जो मिलती है हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधों के माध्यम से। तो इसलिए तो यह लाभदायक है। और हानिकारक क्यों है? तो हानिकारक इसलिए है कि चूँकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, इसलिए पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी बढ़ रही है। और वर्तमान विश्व की सबसे प्रमुख समस्या ग्लोबल वार्मिंग ही है। और जिसका कारण क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का बढ़ना। तो इसलिए यह हानिकारक भी है। तो यही कारण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मीथेन गैस के स्रोत कौन से हैं? ए आर्द्रभूमियाँ एवं धान के खेत, बी पालतू पशु, सी दीमक, कोयले की खान और डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। ये मीथेन के स्रोत ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में मृत क्षेत्रों यानी कि डेड जोन्स का बढ़ना क्यों चिंता का विषय है? ए घुलित ऑक्सीजन की मात्रा का कम होने के कारण, बी कोरल रीफ के नष्ट होने के कारण, सी जल स्रोत के बंजर होते जाने के कारण या डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी कारणों से मृत क्षेत्रों का बढ़ना चिंता का कारण बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्पादन या उत्सर्जन करता है? ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत या डी रूस। तो वर्तमान में उपलब्ध डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन या उत्सर्जन चीन करता है। दूसरे नंबर पे अमेरिका का स्थान है, तीसरे नंबर पे हमारा स्थान है और चौथे नंबर पे रूस का स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण कि चीन का योगदान कितना है? तो 25%। अमेरिका का योगदान कितना है? 15% है। भारत का योगदान कितना है? तो 7%। और रूस का योगदान है 5%। वर्तमान एग्जाम में जो होने वाले हैं तो उनके लिए यही डेटा पर्याप्त है। भविष्य में बदलेगा तो देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि UNFCCC का गठन किस सम्मेलन में किया गया? ए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, बी रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, सी रियो +20 सम्मेलन 2012 या डी COP21 सम्मेलन पेरिस 2015। तो आंसर हो जाएगा रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में UNFCCC का गठन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि पृथ्वी काल यानी अर्थ आवर का आयोजन कौन करता है? ए IMF, बी वर्ल्ड बैंक, सी WWF या डी UNO। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा इसका WWF। किसका आयोजन करता है? पृथ्वी काल यानी अर्थ आवर का। अर्थ आवर यह है कि मार्च महीने के अंतिम शनिवार को रात में 8:30 से लेके 9:30 के बीच में 1 घंटे लाइट को बंद कर दिया जाता है और इसी को पृथ्वी काल यानी अर्थ आवर कहा जाता है। और 2021 में कब मनाया गया? तो 2021 में मनाया गया 27 मार्च को
सबसे महत्वपूर्ण कि 2022 में कब मनाया जाएगा, तो मनाया जाएगा एक दिन पहले 26 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष स्वीकार किया गया? ए 1997, बी 2005, सी 2002 या डी 2003। तो आंसर हो जाएगा ए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। सबसे महत्वपूर्ण कि पूछ दे कि लागू कब किया गया, तो लागू हुआ यानी कि प्रभावी हुआ कब, 2005 में। यह भी महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है ए जैव सुरक्षा समझौते से, बी प्रदूषण से, सी ओजोन क्षरण से या डी जलवायु परिवर्तन से। आंसर हो जाएगा ए जैव सुरक्षा समझौते से कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कब का है, तो ये है सन 2000 ईस्वी का। कब से लागू हुआ, तो लागू हुआ 3 साल बाद यानी कि 2003 से यह लागू हुआ। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? ए कार्बन अवशोषण, बी कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक, सी कार्बन पृथक्करण या डी कार्बन पदचिह्न। तो आंसर हो जाएगा डी कार्बन पदचिह्न या कार्बन फुटप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ? ए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, बी रामसर सम्मेलन 1971, सी मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 या डी क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। तो आंसर हो जाएगा डी क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन कौन करता है? दोस्तों कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। ए वर्ल्ड बैंक, बी IMF, सी UNEP या डी ADB यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो आंसर हो जाएगा इसका ए वर्ल्ड बैंक इसका प्रबंधन करता है। सबसे महत्वपूर्ण कि यह क्या है, तो यह जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी मात्रा को कम करने से संबंधित है, तो और प्रबंधन करता है वर्ल्ड बैंक, सबसे महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि वन कार्बन भागीदारी सुविधा किसका कार्यक्रम है? ए IMF, बी वर्ल्ड बैंक, सी WTO या डी ADB। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी वर्ल्ड बैंक का कार्यक्रम है। सबसे महत्वपूर्ण कि किस वर्ष यह आरंभ हुआ, तो वो वर्ष था 2008। और वन कार्बन भागीदारी सुविधा क्या है, तो वन कार्बन भागीदारी सुविधा यह है कि वन को बढ़ाया जाए ताकि जो CO2 की मात्रा बढ़ रही है उसको वन जो है वो अवशोषित कर सकें, इसी को कार्बन सिंक बोला जाता है। तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसकी पहल है? ए वर्ल्ड बैंक, बी WTO, सी UNEP या डी EU। EU मतलब यूरोपियन यूनियन। तो आंसर हो जाएगा डी EU, यूरोपियन यूनियन का यह पहल है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। कब आरंभ हुआ इसे भी ध्यान में रखना है, तो वर्ष था
2007 से आरंभ हुआ। और इसमें क्या होता है कि विकासशील देश ऐसी नीति बनाएं और ऐसी तकनीक अपनाएं कि जिससे जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। इसके लिए यूएनईपी उन्हें पैसा देता है, तकनीक देता है। विकासशील देशों को ईयू देता है। कब से कार्यक्रम आरंभ हुआ है? 2007 से। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि गहरी कार्बन वेधशाला यानी कि डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी किसकी पहल है? ए यूएनओ, बी आईएमएफ, सी वर्ल्ड बैंक या डी विश्व के 1000 से अधिक वैज्ञानिकों की। तो विश्व के 1000 से अधिक वैज्ञानिकों की पहल है। आंसर हो जाएगा डी। और यह क्या है? तो ये विश्व के 1000 से अधिक जो वैज्ञानिक हैं, तो ये कार्बन की मात्रा उसकी जो गतिविधि है, उसका रूप और उद्गम, उसको समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कितने वर्ष का एक कार्यक्रम है? तो एक कार्यक्रम है 10 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना में क्या शामिल नहीं है? ए राष्ट्रीय सौर मिशन, बी राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा बजट मिशन, संवर्धित ऊर्जा बजट मिशन, सी राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन या डी राष्ट्रीय नाभिकीय मिशन। तो क्या शामिल नहीं है? तो डी शामिल नहीं है, राष्ट्रीय नाभिकीय मिशन शामिल नहीं है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, राष्ट्रीय नाभिकीय मिशन होना चाहिए। तो राष्ट्रीय नाभिकीय मिशन शामिल नहीं है। बाकी राष्ट्रीय सौर मिशन शामिल है और राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा बचत मिशन, ऊर्जा बजट नहीं है यहाँ पे, ऊर्जा बचत मिशन है, यह भी शामिल है। सी की राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, यह भी शामिल है। तो क्या शामिल नहीं है? राष्ट्रीय नाभिकीय मिशन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ओजोन परत मुख्यतः स्थित है? ए क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी मध्य मंडल में या डी आयन मंडल में। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो मुख्यतः स्थित है समताप मंडल में। कितना? 90%। बाकी 10% कहाँ स्थित है? वो है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक सामान्यतः मौजूद रहती है? ए 0 से 10 किलोमीटर, बी 10 से 20 किलोमीटर, सी 10 से 50 किलोमीटर या डी 10 से 100 किलोमीटर। तो सामान्यतः मौजूद रहती है 10 से 50 किलोमीटर के बीच। आंसर हो जाएगा इसका सी। और सर्वाधिक संकेंद्रण कितना है? तो वो है 15 से 30 किलोमीटर के बीच ही सर्वाधिक संकेंद्रण है, यह भी ध्यान रखना है। लेकिन 10 से 50 किलोमीटर के बीच में सामान्यतः मौजूद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड या डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आंसर हो जाएगा ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत जो कमज़ोर हो रही है यानी कि उसका क्षरण हो रहा है, तो किससे नापते हैं? यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो वो हैं ड्रॉप्सन से उसको मापते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि ओजोन क्षरण दिवस को रोकने के लिए उसको दिवस कब मनाया जाता है? तो है 16 सितंबर। इससे भी ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? ए भारत के ऊपर, बी अफ्रीका के ऊपर, सी अंटार्कटिका के ऊपर या डी यूरोप के ऊपर। तो आंसर हो जाएगा सी अंटार्कटिका के ऊपर
ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, यानी कि ओजोन परत सर्वाधिक पतली कहाँ हुई है? अंटार्कटिका के ऊपर। अब सर्वप्रथम इसको किसने पता लगाया था, यह भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो 1985 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिकों की टीम ने पता लगाया था। ब्रिटिश वैज्ञानिकों की टीम ने कब पता लगाया था? तो लगाया था 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ओजोन परत के पतली होने के लिए जिम्मेदार नहीं है ए प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12, बी अग्निशमन में प्रयुक्त होने वाला हैलोन 1211, सी नाइट्रस ऑक्साइड, या डी विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। तो आंसर हो जाएगा डी, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म ओजोन परत के पतली होने के लिए जिम्मेदार नहीं है, बाकी ये तीनों जिम्मेदार हैं। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।